सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू। मैम, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, ठीक रहा। ओके, जी। तो मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज सबसे पहले तो। मेरा नाम नूरा शाहिद है, मैं बैंगलोर कर्नाटक से आई हूँ। ओके, और इंटरव्यू बोर्ड कौन सा था आपका, एंड ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका, और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। मेरा इंटरव्यू बोर्ड सुमन शर्मा मैम। अच्छा, ओके, एंड इंग्लिश मीडियम में हुआ? जी इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो मैम जैसे कि आप सबसे पहले एंटर करती है पैनल के सामने, किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है? मेरे बर्थ ईयर से ही पूछा, आई एम बॉर्न 2000 टू 2000 ईयर पे ही पूछ लिया कि जो पैदा हुए 2000 में उनको क्या बोला जाता है। मैंने कहा उनको मिलेनियर्स कहा जाता है। अच्छा, देन मैम आस्क्ड मी व्हाट अबाउट पोस्ट 2000 बॉर्न। ऐसे मैम उनको जेन ज़ी कहा जाता है। देन शी आस्क्ड मी व्हाट आर द 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मिलेनियर्स। मिलेनियर्स की क्या अच्छी बात है, मैंने बताया अच्छे जो हैं। जो फिर उन्होंने नेगेटिव जो पूछा, मैंने पूछा बोला थोड़ा ओवर थिंक करते हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स देते हैं ऐसा। अभी तो जनरेशन चेंज हो गई है, बीटा आ गया है, तो इसके बारे में नहीं था? फिर उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, अभी तो 2020 बॉर्न है, उनको क्या बोला जाता है। मुझे बीटा माइंड में तो नहीं आ रहा था, पर पढ़ा था मैंने, उस टाइम याद नहीं आ रहा था। मैंने बोला सॉरी मैम, आई एम अनेबल टू रिकॉल। फिर मैम ने मुझे बोला कि दे आर कॉल्ड अस बीटा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैम ओवरऑल मैं अगर बात करूँ, कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? तकरीबन 25 मिनट। अच्छा, और सॉरी कितने सवालों में बोलना पड़ा था? 2 सवालों में बोला मैंने। क्या जब वहाँ पर कैंडिडेट सॉरी बोलते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होती है, या फिर अगर सॉरी बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती? अगर आपको नहीं मालूम है, नहीं पता है, तो सॉरी आराम से बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी समझेंगे, आपको भी अच्छा महसूस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बोलने में तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहे ना। जी जी बिल्कुल। हाँ। ओके, हाँ, गलत बताने से बेटर है कि सॉरी बोल दिया आपकी सच्चाई दिखा रही है। आपको पता है, आपको नहीं मालूम है, तो आप सॉरी बोल के आपकी सच्चाई दिखाइए रादर देन जी। शो ऑफ करने के। जाए। ओके, हाँ। ओके मैम, एंड इसके अलावा सवाल किस तरह के पूछे गए थे आपसे? सवाल मेरे से डेफ बेस्ड है मोस्ट ऑफ देम, और 50% तो डेफ कहूँगी, और बाकी के तो जैसे मेरा ऑप्शन PSR है, तो इंडिया नेबरहुड रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ पूछा, और इंडिया चाइना डैम जो बन रहा है उसके बारे में बहुत कुछ पूछा। ओके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा है नहीं, मैंने सोशल साइंस से ग्रेजुएशन किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पूछा, और मेरे स्टेट के बारे में बहुत पूछा। हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? नहीं, हॉबीज से तो कोई सवाल नहीं था। क्या हॉबी आपने डाली थी वैसे डेफ में? मैंने हॉबी डाली थी लर्निंग भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मेरी हॉबी थी, लेकिन हॉबी से कुछ सवाल नहीं पूछा। ओके, एंड मैम अब मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी को जानना चाहूंगा कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किस तरह की थी, कौन सी अप्रोच आपने फॉलो करी थी, ताकि जो एस्पिरेंट आ रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि हाँ इस तरह की तैयारी करी जाए, इस तरह की अप्रोच फॉलो की जाए, तो कम से कम प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बैरियर होता है। और सर मैं ये कहूँगी कि प्रीलिम्स के लिए तो एक तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जी। और पहला तो आप NCERT बुक्स अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, NCERT के बाहर मत जाइए। NCERT जो फाउंडेशन बुक्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, फिर टेस्ट लगवाइए, प्रैक्टिस करिए। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि PYQs करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, लास्ट 20-25 ईयर्स के PYQs अच्छे से करिए। PYQs ऐसे करना कि देखिए आप देखो इसमें कि कौन से क्वेश्चंस में आप अच्छे से कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, जो क्वेश्चंस आ नहीं रहे आपको, तो ऐसे एनालाइज करिए अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। जी मैं उसी पर आ रहा था, हाँ उसी पर आ रहा था सीसेट से पहले कि PYQs को कैसे करा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ देख लेते हैं, ज्यादा करते नोट्स बना लेते हैं, लेकिन उसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो किस तरह से अप्रोच, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए PYQs को करते टाइम? मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मैंने जो एनालाइज किया, मैंने समझा कि मैंने PYQ अच्छे से नहीं किया। फिर 3rd अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मैंने एनालाइज किया, मैंने PYQ अच्छे से किया था। बच्चे ये करते हैं कि PYQ सिर्फ पढ़ते हैं या देखते हैं, पर उनको पढ़ना नहीं चाहिए। PYQ के आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रिंट निकालिए, उठाइए, 2 घंटे बैठ के आराम से सॉल्व करिए। खुद सॉल्व करना होगा, पढ़ना नहीं है, आंसर्स नहीं पढ़ना है, खुद PYQ सॉल्व करना है, फिर एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कौन क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, फिर खुद से बैठ के एनालाइज करिए, फिर आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पहचानिए, फिर उस पे काम करिए। अच्छा, जहाँ पर आपकी लग रहा है कि ये मेरा वीक एरिया है या वीक पॉइंट, हाँ उस पर ज्यादा। और PYQ करने से ही मालूम होगा कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, उस पर काम करना चाहिए। जी मैम, इसके अलावा मैम आपने अभी बोला था NCERT के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने NCERT को कितनी बार किया था, और कितनी बार अगर करा जाए तो ये है कि हाँ भाई अब बेनिफिट होगा उसका और फायदा हो सकता है कि भाई क्रैक किया जाए? NCERT को
मुझे इतना याद नहीं है जी। कि मैंने कितनी बार किया, पर मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ 4-5 बार तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छा अच्छा। मल्टीपल रिविजन तो चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन है ना, रोबोट तो नहीं है, भूल जाते हैं, तो Exactly. रिविजन तो चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पर उतना ज्यादा फोकस ना करके एनसीईआरटी पर अगर करा जाए तो निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड बुक भी जरूरी है, पर एनसीईआरटी अपना फाउंडेशन बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते रहिए। जी मैम। एंड मैम सीसेट भी एक थोड़ा सा बैरियर क्रिएट कर रहा है आजकल, क्योंकि उसकी टफनेस लेवल बढ़ता जा रहा है। कुछ एक आध साल का अगर छोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगी सीसेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या बेसिक जो उसके लिए क्या फॉलो करना चाहिए? सीसेट लिए मैंने 2023 का सीसेट निकाला था। अच्छा। जो मेरा पास हुआ था, क्वालिफाई हुआ था, जी। जो कि बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था। सीसेट के लिए मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अगेन पीवाई के क्वेश्चन पेपर उठाया, मैंने खुद सॉल्व किया, फिर मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस कौन सी है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स मेरी वीकनेस है और कॉम्प्रहेंशन मेरा स्ट्रेंथ है। तो आई शार्पन माई कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, एंड ऑल्सो जो मैथ्स में जो टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम डिस्टेंस है, जो मुझे अच्छे से आ रहे थे, मैंने सिर्फ उस पर काम किया, और जो टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे थे मैंने उसे छोड़ दिया। मैं क्योंकि CSAT इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर, यू हैव टू टेक सम 70 मार्क्स। सो अगेन फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर वीकनेस, अच्छे से एनालाइज करिए कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा अपना वीकनेस है, पर सीसेट को मत नेग्लेक्ट करिए, प्रैक्टिस करते तो मैम आप ये कह रही हैं कि सीसेट में अगर किसी एक पोर्शन पर फोकस किया जाए, उस पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली जाए, तो सीसेट को क्वालिफाइंग किया जाता है। सिर्फ मैं ये नहीं करती सिर्फ कॉम्प्रेशन करके आप निकाल लोगे। कॉम्प्रेशन के साथ साथ मैथ्स के जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन और डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, और परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज अच्छे से आता था, मैंने परसेंटेज अच्छे से किया, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल। आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, देखिए आपको उसमें कौन से अच्छे आ रहे हैं, जिस पे आपकी पकड़ ज़्यादा है, और उस पर काम करिए, वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए हर रोज। जी मैम, आंसर राइटिंग की अप्रोच आपने क्या फॉलो करी थी आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत की थी मैंने। जी, उसमें एक्चुअली में क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी आप, डायग्राम वगैरह डालती थी, क्या वो जरूरी होता है, या फिर अगर कोई सिंपल आंसर लिखे तो क्या उससे नंबर लिए जा सकते हैं? सिंपल आंसर से नंबर आते हैं, लेकिन आपको अगर वैल्यू मार्क्स मिलने हाँ, चाहिए वही। तो पॉइंट्स Excellent. करना जरूरी है, डायग्राम्स बनाना जरूरी है, फैक्ट्स फिगर लिखना जरूरी है, और कमिटी रिपोर्ट्स एंड ऑल, ये तो आपको बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो। वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? वैल्यू एडिशन के लिए डायग्राम्स बनाइए, पॉइंट्स में लिखिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, फिर डेटा ऐड करिए। जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, क्या कहीं उनको कहाँ से शुरुआत किया जाए? अभी तो मेंस आप जनवरी तक मेंस कर सकते हैं, फिर फरवरी से आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, प्रीलिम्स अच्छे से करिए, फिर मेंस पे अच्छे से कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक